हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भीम सर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से प्रभाव रहा उसे हम देखेंगे। इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन। इससे पहले वाले वीडियो में गांधी जी का प्रथम आगमन हम देख चुके थे। इसी में हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन 1937 के बारे में। इसी वीडियो में हम देखेंगे प्रांतीय विधानसभा चुनाव 1937 और 1942 की प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो इन सभी टॉपिकों को इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और इन सभी टॉपिकों से जो जो प्रश्न बन सकते हैं, जो जो आपको याद रखना है, उन सभी को आपको आसानी से इसमें बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो पहला टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के बारे में। तो आप ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा कि क्या क्या आपको यहाँ से याद रखना है। तो सबसे पहले अपन पॉइंट देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था। 1932 में चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें देखो होता क्या है कि इससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण खत्म हो चुका है और द्वितीय चरण देखो क्यों ये स्टार्ट होता है उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो होता इसमें यह है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। देखो इससे पहले जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, जिसको रोकने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था 1930 में, और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो गांधी जी द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन जैसे यह इस सम्मेलन में भाग लिए तो महात्मा गांधी जो भी मांग रखा था वो सब मांग इस सम्मेलन में नहीं माना गया, जिसके कारण गांधी जी ने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का सोचा। तो इस प्रकार से हम देख चुके कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो क्यों हुआ था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा जो मांग रखा गया था उसे नहीं माना गया, जिसके कारण यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा था, तो यह लंदन में आयोजित हो रहा था आपका। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या आपको याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत आपको क्या क्या पॉइंट्स इसमें पढ़ने होंगे। तो देखते हैं कि इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में रहा। इस दौरान छत्तीसगढ़ में डिटेक्टरों की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति? डिटेक्टरों की नियुक्ति की गई इस आंदोलन को चलाने के लिए, जिसमें से देखते हैं कि कौन कौन से डिटेक्टर छत्तीसगढ़ में नियुक्त हुए थे। जैसे कि आपका पंडित रविशंकर शुक्ल जो प्रथम डिटेक्टर माने जाते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा, शंकर राव गनौद वाले, श्रीमती राधाबाई, माधव प्रसाद, इसके बाद आपका राम नारायण मिश्र, ब्रह्मदेव दुबे और लक्ष्मी नारायण तिवारी। इतने सारे डिटेक्टरों की नियुक्ति हुई, जिसमें प्रथम कौन था आपका पंडित रविशंकर शुक्ल और अंतिम कौन था, तो लक्ष्मी नारायण तिवारी। इसमें से हम बात करें प्रथम एवं एकमात्र महिला डिटेक्टर यदि आपको पूछे तो आपको किसका नाम बताना है? श्रीमती राधाबाई का नाम बताना है। इसमें देखते हैं कि और क्या क्या पॉइंट्स याद रखेंगे। तो इसमें देखो बताया गया है कि पूरे प्रांत के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल को डिटेक्टर चुना गया था। अपन के छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था पूरे प्रांत में डिटेक्टर किसको चुना गया था, तो आप क्या बताएंगे? पंडित रविशंकर शुक्ल को डिटेक्टर चुना गया था। आगे देखते हैं इस आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले का जो नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो अपन बता सकते हैं राधाबाई के द्वारा। किसके द्वारा? राधाबाई के द्वारा आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण है उसका नेतृत्व रायपुर क्षेत्र से, किस क्षेत्र से? रायपुर क्षेत्र से राधाबाई के द्वारा किया गया था। आगे हम बात करें तो फरवरी 1932 का बात है। इस दौरान क्या आपको याद रखना है, तो इस दौरान आपको याद ये रखना है कि कांग्रेस स्वयंसेवकों का जुलूस कहाँ निकाला गया था आपका बालोद में,
नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के द्वारा। तो क्वेश्चन अक्सर यहाँ से आपको याद रखेंगे, जो मुख्य रूप से आपको पूछा जाता है कि कांग्रेस स्वयंसेवकों का जुलूस कहाँ निकला था, तो ये आपका बालोद में निकला था। किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो आप बता सकते हैं नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के द्वारा नेतृत्व किया गया था। इसके अलावा हम बात करें इस आंदोलन का और क्या क्या चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है, तो इसमें आपको याद ये रखना है कि फरवरी 1932 में ही बिलासपुर में विदेशी वस्त्रों के दुकानों के समक्ष धरना प्रदर्शन डॉक्टर छेदीलाल के नेतृत्व में किया गया था। तो देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो द्वितीय चरण 1932 में चला था छत्तीसगढ़ में, जिसमें से एक पहला चीज अपन पर यहाँ पास क्या देख चुके हैं नीचे इस वीडियो में, तो इसमें हम देख चुके हैं यहाँ पास कि छत्तीसगढ़ में बालोद क्षेत्र के अंतर्गत फरवरी 1932 में ही कांग्रेस स्वयंसेवकों का जुलूस निकला था। इसके अलावा हम बात करें यहाँ से, तो इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ कि फरवरी 1932 में ही ठाकुर छेदीलाल के नेतृत्व में बिलासपुर के विदेशी वस्त्रों की दुकानों के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा हम बात करें और क्या क्या घटना आपको यहाँ से याद रखना है, तो 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 1932 तक दुर्ग में बलिदान सप्ताह या सत्याग्रह सप्ताह मनाया गया था आपका। ठीक है, तो बलिदान सप्ताह या सत्याग्रह सप्ताह कहाँ मनाया गया था, तो आप क्या बताओगे, दुर्ग क्षेत्र में मनाया गया था। किस आंदोलन के समय, तो आपको क्या बताना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के द्वारा प्रभाव को देखते हुए ये सप्ताह मनाया गया। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें से जो डिटेक्टर आपके जो ब्रह्मदेव थे, डिटेक्टर ब्रह्मदेव ने 4 अगस्त 1932 को बंदी दिवस के रूप में मनाया था आपका। ठीक है, किसके द्वारा, डिटेक्टर ब्रह्मदेव के द्वारा बंदी दिवस मनाया गया था। कब, तो आप बताएंगे यहाँ पास 4 अगस्त 1932 को मनाया गया था। इसके अलावा हम बात करें तो 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस का भी आयोजन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण घटना है। यदि क्वेश्चन आता है पेशावर दिवस कहाँ मनाया गया, तो आपको बताना है रायपुर में। कब मनाया गया, तो 29 जनवरी 1932 में मनाया गया था। तो इतने प्रमुख पॉइंट्स आपको याद रखना है किसके बारे में, तो आप बता सकते हैं यहाँ पास सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के माध्यम से 1932 में इतने महत्वपूर्ण घटना आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट हमारा पहला पॉइंट यहाँ सब देख सकते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट था सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो द्वितीय चरण था वो हमारा हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, गांधी जी, छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन से संबंधित आपको कौन कौन से फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। तो इसी वीडियो में नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन। तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी का जो द्वितीय आगमन हुआ था वो था आपका सन 22 नवंबर 1933 में। ठीक है, 22 नवंबर 1933 में छत्तीसगढ़ में गांधी जी का आगमन हुआ था द्वितीय बार। इससे पहले वीडियो में हम गांधी जी का प्रथम आगमन देख चुके हैं। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था आपका हरिजन उत्थान हेतु, हरिजन उत्थान के लिए यह मुख्य रूप से आया था छत्तीसगढ़ में गांधी जी। इनके सहयोगी के रूप में देखते हैं कौन कौन इसके साथ में आए थे, तो मीराबेन, ठक्कर बाबा और महादेव गोसाई, ये सभी यहाँ से गांधी जी के सहयोगी के रूप में आए थे। इनका जो प्रमुख कार्यक्रम स्थल जो बात करें तो दुर्ग जिले में है, रायपुर जिले में, धमतरी जिले में और बिलासपुर में। आप नक्शे में देख सकते हैं कि कौन कौन से जिले में इनका कार्यक्रम आयोजित होना था। तो ये आपका बिलासपुर जिला दिख रहा है वाला, ये है अपन का दुर्ग जिला, ये है आपका रायपुर जिला और ये आपका धमतरी जिला। तो कब कब क्या क्या होना था उसका डेट आपको यहाँ से याद रखना है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखते थे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यहाँ पास पहुँचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पास 22 नवंबर से स्टार्ट करते हैं। 22 नवंबर, फिर आपका है यहाँ पास 23 नवंबर, फिर 24 नवंबर, फिर आपका आएगा 25 नवंबर और लास्ट में आपका 26 नवंबर। तो हम चालू करते हैं कहाँ से, 22 नवंबर से। तो 22 नवंबर को जो इनका कार्यक्रम आयोजित हुआ था आपका दुर्ग में, कहाँ हुआ था आपका, ये जो दुर्ग क्षेत्र दिख रहा है यहाँ आयोजित हुआ था। 23 नवंबर को इनका जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था आपका रायपुर में। तो रायपुर में आपका 23 नवंबर और 24 नवंबर दोनों ही आपका कहाँ, रायपुर में आयोजित हुआ था। जिसमें 24 नवंबर का विशेष पॉइंट आपको याद ये रखना है कि यहाँ गांधी जी ने जनसभा को संबोधित किया था, भाषण दिया था यहाँ पास गांधी जी द्वारा। और वो स्थान क्या है, तो आपका क्या बताना है,
स्थान में आपको बताना है विक्टोरिया बाग, जो जिसे हम आज मोती बाग बोलते हैं, ठीक है, जो रायपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि गांधी जी द्वारा कहाँ जनसभा को संबोधित किया गया था, तो आपको क्या बताना है, विक्टोरिया बाग में संबोधित किया गया था, जिसे आज हम क्या बोलते हैं, मोती बाग के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें 25 नवंबर को जो कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था, तो 25 नवंबर को आयोजित किया गया था, आपको बता सकते हैं यहाँ पर धमतरी क्षेत्र में आयोजित किया गया था। 26 नवंबर को बिलासपुर क्षेत्र में आयोजित किया गया था। यहाँ बताया गया है कि बिलासपुर जो गांधी चौक में जनसभा को संबोधित किया गया था, ठीक है। देखो, यदि क्वेश्चन आता है मोती बाग और गांधी चौक, ये दोनों, मोती बाग आपका रायपुर में है और गांधी चौक आपका बिलासपुर में है, दोनों ही जगह गांधी जी द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और गांधी चौक में जनसभा को संबोधित करने के लिए जब गए थे तो इनका स्वागत किया गया था छेदीलाल के द्वारा, जो ठाकुर छेदीलाल थे उनके द्वारा इनका स्वागत किया गया था। तो गांधी जी के द्वितीय आगमन को लेकर ये सब पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसी द्वितीय आगमन को लेकर और क्या चीज़ आपको याद रखना है, तो यहाँ पर सब देख सकते हैं गांधी जी के द्वितीय आगमन से संबंधित कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। जैसे यहाँ लिखा है, गांधी जी का यह आगमन अछूतोद्धार हेतु था, किंतु इस कार्यक्रम के पूर्व छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा राजिम में अछूतोद्धार कार्यक्रम मंदिरों में प्रवेश कराकर प्रारंभ कर चुके थे। देखो, गांधी जी भी आपका छुआछूत को हटाने के लिए छत्तीसगढ़ आए थे, लेकिन गांधी जी के आने से पहले ही जो पंडित सुंदरलाल शर्मा यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में चला लिया था। इसी के कारण देखो क्या होता है, इसलिए गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को इस कार्यक्रम हेतु अपना अग्रणी या गुरु कहा था। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि गांधी जी ने किसे अपना गुरु कहा था, तो क्या बताएंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु कहा था इस कार्यक्रम को लेकर, ठीक है। कि छत्तीसगढ़ में अछूतोद्धार जो छुआछूत कार्यक्रम था, जिसमें होता क्या था कि मंदिरों में जो निम्न जाति के जो लोग थे उन्हें प्रवेश नहीं कराया जाता था, लेकिन सुंदरलाल शर्मा के प्रयासों से यहाँ छत्तीसगढ़ में मंदिरों में प्रवेश मिल चुका था। लेकिन यही कार्यक्रम को गांधी जी द्वारा भी चलाया जा रहा था, ठीक है। तो गांधी जी से पहले छत्तीसगढ़ में कौन चला लिया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा चला लिया था, इसलिए गांधी जी ने अपना गुरु किसे कहा, पंडित सुंदरलाल शर्मा को। आगे हम बात करें तो इसी में बताया गया कि छत्तीसगढ़ के रामदयाल तिवारी ने महात्मा गांधी के इस यात्रा से प्रभावित होकर गांधी मीमांसा नामक पुस्तक की रचना किया था, ठीक है। तो गांधी मीमांसा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको क्या बताना है, गांधी मीमांसा जो पुस्तक लिखा गया है रामदयाल तिवारी के द्वारा, किसके द्वारा, रामदयाल तिवारी के द्वारा लिखा गया है। और यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ, तो बता सकते हैं 1936 में यह पुस्तक लिखा गया है। तो गांधी जी का जो द्वितीय आगमन कब से कब तक मानते हैं, तो 22 नवंबर से 29 नवंबर 1933 तक यह छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से रहे थे द्वितीय आगमन के दौरान। तो ये हो गया हमारा संपूर्ण जानकारी गांधी जी के द्वितीय आगमन को लेकर। तो गांधी जी के द्वितीय आगमन के बारे में आपको क्या क्या फैक्ट याद रखना है, उसमें से जो पॉइंट लिखे गए उतने को आपको याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो मुख्य रूप से आपका कौन सा पॉइंट हो चुका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण देख चुके हैं, छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन और कौन कौन से फैक्ट आपको याद रखने हो चुका है। तीसरा हम पॉइंट पढ़ेंगे किसान आंदोलन 1937 के बारे में, कि किसान आंदोलन छत्तीसगढ़ में कहाँ चला था और उसका नेतृत्व कौन किया था। तो चलो आगे देखते हैं इसी वीडियो में। तो इसी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसके लिए कुछ थोड़े से पॉइंट याद रखना है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो किसान आंदोलन कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था। स्थान आपको पूछे तो स्थान ये है आपका बालोद, तो बालोद क्षेत्र में हुआ था। और बालोद क्षेत्र के जो डौंडी लोहारा क्षेत्र है उस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का किसान आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन किया था, तो नेतृत्व आपको याद रखना है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। जो इस साल के CGPSC के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको क्या बताना है, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल द्वारा किया गया है। आगे हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1937 में और क्या हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में विद्या मंदिर योजना भी लाया गया है, 1937 में ही लागू किया गया था, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है।
तो फिलहाल अभी किसान आंदोलन के बारे में 2 ही फैक्ट आपको पढ़ना है, स्थान बालोद और नेतृत्व नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। और सन पूछे तो आपको क्या बताना है, सन बताना है 1937 में मुख्य रूप से हुआ था। तो ये हो गया हमारा किसान आंदोलन के बारे में। अब आगे देखते हैं किसान आंदोलन के बाद हम क्या पढ़ेंगे। तो हमारा किसान आंदोलन भी हो चुका है। किसान आंदोलन के बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका प्रांतीय विधानसभा चुनाव 1937। तो जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव, देखो पूरे देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, लेकिन भारतीय लोगों को अपने क्षेत्र में शासन कराने के लिए, शासन क्षेत्र देने के लिए चुनाव कराना था। तो उसी चुनाव को कहा जाता है प्रांतीय विधानसभा चुनाव। और प्रांतीय विधानसभा चुनाव के माध्यम से हर एक क्षेत्र में मुख्यमंत्री की स्थापना, मुख्यमंत्री पद बनाया जाएगा और उनके द्वारा उस क्षेत्र में शासन किया जाएगा। जो पार्टी चुनाव जीतेगा प्रांतीय चुनाव में, उस पार्टी का सरकार चलना था। तो हम ये तो पूरा भारत देश में हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रांतीय चुनाव जो हुआ था उनके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं प्रांतीय चुनाव के बारे में। तो प्रांतीय चुनाव अपन बात करें, छत्तीसगढ़ में प्रांतीय चुनाव जो हुआ था, प्रथम जो प्रांतीय चुनाव हुआ था 1937 में, 1937 में हुआ था। इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें बताया गया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के अंतर्गत भारत संघ के संपूर्ण 11 प्रांतों में प्रथम आम चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस के 8 प्रांतीय सरकार बने। देखो टोटल अपन बात करें तो यहाँ तक क्या समझ चुके हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो नियम बनाया गया था उसके तहत आपका भारत में कुल 11 प्रांतों में चुनाव कराया गया। मतलब भारत को 11 प्रांतों में बांटा गया और उन 11 प्रांतों में चुनाव कराया गया, जिसमें से कांग्रेस की जो सरकार बनी थी, इस समय कांग्रेस की सरकार बनी थी कुल 8 प्रांतों में। तो 8 प्रांतों में किसकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं कि 8 में तो कांग्रेस, 8 में से 6 में तो पूर्ण बहुमत से सरकार बना था कांग्रेस का, लेकिन 2 में आपका समर्थन से बना था। ठीक है, जिसमें से एक मध्य प्रांत भी शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप याद रख सकते हैं कि कांग्रेस का तो टोटल कांग्रेस का 8 प्रांतों में सरकार बना, जिसमें से 8 प्रांतों में से मध्य प्रांत भी शामिल था, जहां कांग्रेस की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी। यहाँ हम बात करें तो मध्य प्रांत के चुनाव में कुल 112 सीटें थी, जिसमें से कांग्रेस को 70 सीट प्राप्त हुआ था। कितना सीट मिला था, 70 सीट प्राप्त होकर कांग्रेस विजयी रहा था हमारे मध्य प्रांत के क्षेत्र में। और मध्य प्रांत के क्षेत्र में ही जो आपको मध्य प्रांत का क्षेत्र था, इसी क्षेत्र में आपका छत्तीसगढ़ भी आता था। कौन सा क्षेत्र आता था, छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था, ये मैं बता चुका हूँ। इस चुनाव में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्य व क्षेत्र देखते हैं कौन कौन से थे। तो रायपुर क्षेत्र था आपका, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल थे। बिलासपुर क्षेत्र से ई राघवेंद्र राव चुनाव लड़े थे। दुर्ग क्षेत्र से घनश्याम सिंह गुप्त चुनाव लड़े थे। ठीक है, तो ये तीनों क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल जो निर्वाचित रहे, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव और दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। इसी अपन पॉइंट करें नक्शे के हिसाब से, तो हम देख सकते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ से याद रखना है। तो नक्शे में देख चुके हैं कि बिलासपुर क्षेत्र से ई राघवेंद्र राव, रायपुर क्षेत्र से पंडित रविशंकर शुक्ल, दुर्ग क्षेत्र से घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है, ये उनके क्षेत्र हो गए। अब देखते हैं कि यहाँ जो मंत्रिमंडल बना चुनाव के बाद क्या होते हैं, जिस दल द्वारा चुनाव जीता जा रहता है उनके द्वारा आपका चुनाव में मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। तो मंत्रिमंडल का गठन देखते हैं कब हुआ, तो 14 जुलाई 1937 में मध्य प्रांत के मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं किसे चुना गया। तो मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर नारायण भास्कर खरे को चुना गया। शिक्षा मंत्री के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल को चुना गया था। तो ये मंत्रिमंडल के गठन, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री आप देख सकते हैं। अब आगे चल के क्या होता है कि जो डॉक्टर खरे जो थे, तो डॉक्टर खरे जो अपना त्याग पत्र दे देते हैं मुख्यमंत्री के पद से 29 जुलाई 1938 को। तो 29 जुलाई 1938 को त्याग पत्र दे दिया गया है। अब देखते हैं इसके बाद जो मंत्रिमंडल बना था चुनाव के बाद, वो तो भंग हो चुका था। तो अब देखते हैं द्वितीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल का गठन,
ये चुनाव नहीं हो रहे, मंत्रिमंडल मतलब कि किसे अब नए मुख्यमंत्री चुनेंगे और कौन से व्यक्ति को कौन सा मंत्री का पद देंगे। तो द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था 29 जुलाई 1938 में। कब हुआ था? 29 जुलाई 1938 में। और देखो यहाँ पास प्रथम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 14 जुलाई 1938 में। ठीक है। अब द्वितीय जो मंत्रिमंडल था इसमें जो मुख्यमंत्री के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल को चुना गया था। किस चुना गया था? पंडित रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। इसी क्षेत्र में जो मध्य प्रांत का जो गवर्नर था, राज्यपाल, मध्य प्रांत का राज्यपाल जो बना था आपका ई राघवेंद्र राव। किसे बनाया गया था? ई राघवेंद्र राव को यहाँ राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ जो विधानसभा जो था, जिसमें से विधानसभा जो क्षेत्र था, विधानसभा का जो अध्यक्ष किसे बनाया गया? आपका घनश्याम सिंह गुप्त को। तो इतने प्रमुख छत्तीसगढ़ के व्यक्ति और उनके पद को लेकर आपको याद रखना है। जैसे कि क्या क्या बोला मैं? मुख्यमंत्री का पद किसने धारण किया था? तो आपको बताना है पंडित रविशंकर शुक्ल ने। मध्य प्रांत का गवर्नर कौन बना था? तो ई राघवेंद्र राव बना था। और विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो घनश्याम सिंह गुप्त को बनाया गया था। अब आगे चल के देखते हैं कि और कौन सा पॉइंट यहाँ पास आपको याद रखना है। तो इसी दौरान ध्यान रखना कि आपका इसी समय ही आपका ये जो मंत्रिमंडल जब गठित हुआ था वो उस समय था आपको 1938 के बाद आप ध्यान रखेंगे 1938 के जस्ट बाद 1939 से पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 में प्रारंभ होकर आपका मुख्य रूप से 1945 तक चला था। 1945 तक यहाँ युद्ध मुख्य रूप से चला था। यहाँ मिटा देता हूँ। 1939 से 1945 तक युद्ध चला था। उसी युद्ध में देखते हैं कि भारत को भी इस युद्ध में शामिल कर लिया गया था। तो देखते हैं उसी के बारे में, जिसके चलते आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे। तो यहाँ लिखा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय सरकारों से बिना पूछे, स्थानीय सरकार मतलब जो प्रांतीय सरकार थे उन्हीं को स्थानीय सरकार बोलते हैं, स्थानीय सरकारों से बिना अनुमति के सेनाओं को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। भारत की जो सेनाएं थी उसको द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कौन कर लिया? ब्रिटिश सरकार। जिसके कारण कांग्रेस के सभी प्रांतीय सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। जहां जहां देखो कांग्रेस के जो प्रांतीय सरकार का गठन कितने जगह हुआ था, अपन देखे ऊपर कि टोटल 11 में से 8 जगह कांग्रेस की सरकार बनी। तो कांग्रेस की जितने भी जहां जहां सरकार थी सब उन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र क्यों दिया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेनाओं को बिना पूछे शामिल कर लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इसीलिए सभी लोग त्यागपत्र दे दिए। आगे देखते हैं इसी में और क्या होता है। तो और इसी क्रम में 8 नवंबर 1939 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने भी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि क्या क्या हुआ। पंडित रविशंकर शुक्ल ने मुख्यमंत्री के रूप में कब पद धारण किए थे? 1938 में धारण किए। और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इसने 1939 में अपना त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। अब त्यागपत्र दे दिया तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है। तो त्यागपत्र दे दिया। आगे चल के हम आगे और पढ़ेंगे जो आगे जो प्रांतीय चुनाव होगा उसके बारे में आपका। ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं कि यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं। 1939 के युद्ध देख चुके हैं। 1938 में कौन मुख्यमंत्री बना वो भी देख चुके हैं। इसके अलावा देखते हैं और कौन कौन सी घटना आपको यहाँ से याद रखना है। तो इसके अलावा बात करें तो यहाँ छत्तीसगढ़ में सेवा दल का भी गठन आपको याद रखना है। 1938 में हुआ था। ये स्थान आपको याद रखना है खैरागढ़ में। ठीक है। खैरागढ़ में सेवा दल का भी क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। इसके अलावा हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में और कौन सी घटना आपको याद रखना है। तो 1940 में आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह भी हुआ था, नवंबर 1940 में। तो नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, जिसके प्रथम सत्याग्रही थे पंडित रविशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ में प्रथम जो थे वो कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। लेकिन पूरे भारत में जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे को आपको याद रखना है। किसको याद रखना है? विनोबा भावे को। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो सन 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का निर्माण हुआ, जिसके उद्घाटन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भवन का जो निर्माण मुख्य रूप से अपन देखते हैं कहाँ हुआ, कब हुआ? 19 नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिसके चलते 1940 में ही
कांग्रेस भवन का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत कौन कौन से सत्याग्रही आपको याद रखना है प्रमुख सत्याग्रही में? तो प्रमुख सत्याग्रही के अंदर आपको याद रखना है, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल थे, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त थे, बिलासपुर से रामगोपाल तिवारी थे और धमतरी से छोटेलाल श्रीवास्तव इसमें शामिल थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को लेकर आपको इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में स्टार्ट हुआ था और इसी दौरान आपका छत्तीसगढ़ में कौन आया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो छत्तीसगढ़ में आए थे, ठीक है। इसके अलावा जो अपन बात करें लास्ट, आज का हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा इस वीडियो का 1942 की प्रमुख घटनाएं, जिसमें शामिल है आपका रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर डायनामाइट केस और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो रायपुर जो षड्यंत्र केस है वो क्या है उसको देखते हैं सबसे पहले। तो रायपुर षड्यंत्र केस का अपन बात करें तो 1942 में हुआ था। रायपुर षड्यंत्र केस में का नेतृत्व कौन किया था? तो विलख नारायण अग्रवाल। कौन किया था? विलख नारायण अग्रवाल रायपुर डायनामाइट केस का क्या किया था? नेतृत्व किया, जिसका जो सहयोगी थे ईश्वरी चरण शुक्ल, जय नारायण पांडे, नागरदास, सुधीर मुखर्जी और नारायण दास राठौर, ये सभी इनके क्या थे? सहयोगी थे मुख्य रूप से। अब देखते हैं कि ये जो डायनामाइट केस था इसका उद्देश्य क्या था। तो डायनामाइट केस का उद्देश्य था आपका कि जो डायनामाइट एक विस्फोटक सामग्री है, तो डायनामाइट के सहायता से रायपुर जेल की दीवारों को तोड़कर वहां के क्रांतिकारियों को रिहा कराना, ठीक है। तो रायपुर जेल में जो भी क्रांतिकारी थे जेल में, उनको रिहा कराने के लिए यह केस रायपुर जो डायनामाइट केस था उसके माध्यम से रायपुर जेल की दीवारों को तोड़ना था। तो इतना आपको याद रखना है रायपुर डायनामाइट केस में 1942 में देखते हैं। और डायनामाइट केस में और क्या क्या याद रखना है? तो रायपुर डायनामाइट केस का जो मुखबिर जो बना, जो अंग्रेजों को जाके बता दिया, जो था आपका अविनाश संग्राम। कौन था? अविनाश संग्राम जो था वो रायपुर डायनामाइट केस का मुखबिरी कर दिया अंग्रेजों के पास जाके कि भाई ये इन सभी के लोगों के द्वारा रायपुर की जो जेल था उसको दीवारों को तोड़ने वाले हैं। तो इसके चक्कर में क्या हुआ कि परिणाम ये निकला कि इन क्रांतिकारियों ने विस्फोट तो किया लेकिन राजबंदियों को मुक्त नहीं कराने, मतलब जितने भी लोग जेल में जो थे उनको रिहा नहीं कराए और वो असफल हो गया। और यहाँ पर जो सुधीर मुखर्जी ने बम बनाने का प्रशिक्षण इसमें दिया था। आपका जो बम बनाने का प्रशिक्षण कौन दिया था सभी लोगों को? तो सभी लोगों को प्रशिक्षण जो देने वाले जो व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? सुधीर मुखर्जी। तो अपन एक बार फिर से अपन देख सकते हैं क्या हुआ। तो रायपुर डायनामाइट केस में आपको याद रखना है कि उसका उद्देश्य था कि सभी क्रांतिकारियों को रिहा कराना जेल से, लेकिन मुखबिरी कर दी अविनाश संग्राम ने, जिसके चलते विस्फोट तो हुआ लेकिन सभी को रिहा कराने में असफल हो गए थे। तो इतना आपको याद रखना है कौन से केस में? रायपुर डायनामाइट केस में। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं जो है आपका रायपुर डायनामाइट केस के बाद रायपुर षड्यंत्र केस। रायपुर षड्यंत्र केस भी आपको याद रखना है 1942 में ही। 1942 में ही आपको क्या याद रखना है? रायपुर षड्यंत्र केस। इसका जो सन है आपका जुलाई 1942। नेता जो है परसराम सोनी, जो एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, अक्सर क्वेश्चन आता है कि रायपुर षड्यंत्र केस के नेता कौन थे। तो आपको क्या बताना है यहाँ पास? परसराम सोनी को बताना है। अन्य बात करें तो सुधीर मुखर्जी इनके साथ थे। इसका उद्देश्य देखते हैं रायपुर षड्यंत्र केस का क्या उद्देश्य था। तो इसमें आपका विस्फोटक सामग्री व बम बनाना, विस्फोटक सामग्री और बम बनाना, और जहाँ अंग्रेजी जो क्षेत्र थे वहाँ विस्फोट कराना इसका उद्देश्य था आपका, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कि रायपुर षड्यंत्र केस से आपको क्या और याद रखना है। तो देखो इसका जो प्रमुख नेता कौन था अभी देख ही चुके हैं। इसका जो नेतृत्व कौन किया था? तो परसराम सोनी ने नेतृत्व किया था। तो जो परसराम जो सोनी थे वो क्या हुए कि कलकत्ता गए। सबसे पहले तो कलकत्ता गए और वहाँ के गीरलाल जो सोनी जो व्यक्ति थे, गीरलाल सोनी से बम बनाना सीखा। तो देखो परसराम सोनी कहाँ गया सबसे पहले? तो परसराम सोनी कलकत्ता गया, किसके पास? गीरलाल सोनी के पास, और बम बनाने के लिए वहाँ सीखा। लेकिन जैसे ही बम बना के सीख के आया तो फिर अंग्रेजों को कोई एक व्यक्ति रहेगा जो मुखबिरी कर देगा, अंग्रेजों को जाके बता देगा कि ऐसा ऐसा भाई बातचीत है। तो उसका मुखबिरी करता है शिवनंदन प्रसाद। कौन करता है? शिवनंदन प्रसाद, जो इस केस का जो नेतृत्व जो कर रहा था परसराम सोनी, उनके बारे में
जो शिवनंदन प्रसाद थे अंग्रेजों के जाके बता देता है। तो आगे इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता यह है कि परसराम सोनी ने छत्तीसगढ़ में आकर छत्तीसगढ़ कॉलेज में, जो रायपुर में छत्तीसगढ़ कॉलेज में बम बना रहा था, लेकिन शिवनंदन प्रसाद ने अंग्रेजी सरकार को इसकी जानकारी दे दी, जिसके चलते परसराम सोनी को 15 जुलाई 1942 को और नरेंद्र सिन्हा, मतलब इसको गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? परसराम सोनी को 15 जुलाई 1942 को नरेंद्र सिन्हा नामक पुलिस अधिकारी ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। अब हुआ कि इसमें कि परसराम सोनी को 7 साल की सजा सुनाई गई, किंतु पंडित रविशंकर शुक्लों के प्रयासों से लगभग 4 साल बाद इन्हें क्या कर दिया गया? रिहा कर दिया गया आपका 26 जुलाई 1946 को। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। कौन से केस के अंदर? तो आपको याद रखना है रायपुर षड्यंत्र केस के अंदर। तो हम इस वीडियो में देखते हैं क्या क्या चीज़ पढ़े। आप एक बार फिर से बता देता हूँ आप सभी को, इस वीडियो में आप क्या क्या देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से देखते हैं क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में देखते हैं सबसे पहला चीज़ हम पढ़े थे मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण क्या रहा था। छत्तीसगढ़ में गांधी जी का द्वितीय आगमन पढ़े। किसान आंदोलन 1937 पढ़े, बीच में व्यक्तिगत सत्याग्रह भी आया था। इसके अलावा अपन बात करें प्रांतीय विधानसभा चुनाव 1937 के बारे में देख चुके हैं और 1942 की प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। 1942 की प्रमुख घटनाओं में और एक पॉइंट छूटा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंदर आपको इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।